बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में आज हम लोग गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। उससे संबंधित परिभाषाएं मतलब गोलीय दर्पण में देखो ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस बिंदु होता है, तमाम इस तरीके से उससे संबंधित कुछ शब्दावली है। तो एक तरीके से वो परिचय है कि गोलीय दर्पण में क्या कैसे होता है। इनको विधिवत नहीं समझ लेंगे तो हम लोग प्रतिबिंब बनाने में जान नहीं पाएंगे। तो अब इसमें क्या है, एक जो है गोलीय दर्पण हम बना रहे हैं, अवतल दर्पण पहले, यह अवतल दर्पण हुआ, इधर पालिश है, और एक बात हम ये पहले बता दे रहे हैं, जो गोलीय दर्पण रहेंगे वो खोखले गोले के कटे भाग हैं, तो एक जो है प्लेट जैसे होंगे। सामने से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे अगर ये मेरा हाथ ये गोलीय दर्पण है तो यही तुम्हें दिखाई देगा चित्र में। बाकी इतना और है इसमें, एक कटोरी जैसा है, जैसे यहां एक कटोरी रख दी जाए, ठीक, तो सामने से इतना ही दिखाई देगा। तो इस तरीके से माने रहो कटोरी जैसा है। अरे भाई, कोई खोखला कांच का गोला काटोगे, एक गोलाकार छोटा सा टुकड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें पानी रख दो तो कुछ पानी आ जाएगा 10-5 ml, तो उसकी कल्पना करो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो गोलीय दर्पण का चारों तरफ से बीचों बीच का बिंदु होता है, अर्थात अगर गोलीय दर्पण में हम 4 बूंद पानी डालें तो वो जाके बीचों बीच में चारों तरफ से सेंटर में, केंद्र में रुकेगा, और वो बिंदु कहलाता है ध्रुव। ये है ध्रुव, इसको P से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद दूसरी चीज ये जान लो इसके बारे में कि दर्पण का जो ध्रुव है, पोल है, वो एक निश्चित बिंदु है, वो बिना दर्पण के आकार को बदले उसका स्थान नहीं बदलेगा। इसीलिए ध्रुव शब्द से उसको कहा ही जा रहा है कि परावर्तक तल, जहां से परावर्तन होता है, कटोरी के बीचों बीच में वो बिंदु होता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, अभी फिर लिखवाएंगे, एक होता है क्या, वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र मतलब गोलाई का केंद्र, वक्रता माने गोलाई, तो गोलाई का केंद्र क्या होगा, जो गोला हम लिए उसको काट के उसका अवतल दर्पण बनाए, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र रहता है। कहने मतलब गोले का केंद्र और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दोनों एक है, वहीं से गोले के केंद्र से वो बिंदु चला आया, यहां वक्रता केंद्र हो गया। फिर होता है एक मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, अक्ष माने रेखा एक तरीके से। तो इसमें जो है 2 बिंदु ये जो तय किए गए, 2 बिंदु जो तय किए गए, ये कहलाता है मुख्य अक्ष, अर्थात दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाला जो अक्ष होता है वो कहलाता है मुख्य अक्ष, ठीक। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। फिर वक्रता त्रिज्या, तो जैसे हम लोग वक्रता केंद्र ज्ञात किए कि जो गोला लिए थे उसका जो केंद्र था पहले, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र रह गया, वही है। ऐसे वक्रता त्रिज्या है, तो जो खोखला गोला लिए थे उसकी त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। कहने मतलब कि गोले का केंद्र भी यहां आ गया, दर्पण का वक्रता केंद्र, और गोले की त्रिज्या भी यहां आ गई, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक। इस तरीके से 2 बिंदु, जो गोला लिया गया जिसको काट करके अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण बनाया गया, उसका केंद्र और उसका क्या वक्रता त्रिज्या यहां आ गई, गोले वाली वही लागू होगी,
इसके बाद क्या है, वक्रता त्रिज्या हो गई। और ये एक बात और जान लो, चाहे गोले से छोटा दर्पण बनाओ, वो छोटा टुकड़ा काटो, चाहे अपेक्षाकृत कुछ बड़ा टुकड़ा काटो, तो ये केंद्र और त्रिज्या दोनों नहीं बदलेंगी और ना उसका ध्रुव बदलेगा। चारों तरफ से अगर काटेंगे बराबर तो उसका ध्रुव भी बदलेगा नहीं। ये निश्चित रहेंगे। एक गोले से छोटा अवतल दर्पण बनाओ, दूसरी तरफ काट के बड़ा अवतल दर्पण बनाओ, दो आकार के छोटे और बड़े, लेकिन वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र उनके वही रहेंगे। ठीक, वक्रता केंद्र और वो वही रहेंगे। तो इतनी चीजें हैं। एक फोकस दूरी होती है जो बाद में बताएंगे, फिलहाल यहां समझ लो कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच जो बिंदु होता है वो फोकस बिंदु होता है। ऐसे यहां समझ लो। बाकी इसकी परिभाषा कुछ अलग रहेगी, प्रकाश किरणों के चलने के नियम में आ जाएंगे, तब उस समय बता देंगे। दोनों तरफ से बात होगी, क्योंकि पहले अगर प्रकाश किरणों की बात करने लगेंगे तो प्रकाश किरणों के बारे में हम लोग अभी नहीं जाने हैं, कैसे किधर से जाएंगी किधर से आएंगी, तो वह बात यहां बताना कम उपयुक्त है। तो अब नंबर 1 क्या, ध्रुव। अब लिखा जाए वही बात जो बात हुई। नंबर 1 ध्रुव। ठीक, पोल। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल के जहां से परावर्तन होता है उसके बीचों बीच के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से लिखते हैं, P माने पोल। ठीक, तो ये लिखना बहुत ठीक नहीं है, P समझ लो। ठीक, हाँ। अब दूसरा क्या, दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर की स्पेलिंग सही है, CRVATURE। इसकी परिभाषा कैसे बनाई गई थी? वक्रता केंद्र की, केंद्र तो गोले से आया है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र गोलीय
दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक। अब वक्रता त्रिज्या 3 वक्रता त्रिज्या, ये क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। त्रिज्या भी वही सा ही है, तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसको आर से लिखा जाता है, यहां से यहां तक है ये। ठीक। अब मुख्य अक्ष, चौथा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PAL, प्रिंसिपल एक्सिस। ये अक्ष है, देखो रेखा होती है अक्ष एक तरीके से। तो वक्रता केंद्र C से और ध्रुव से 2 बिंदु हैं, इनसे गुजरने वाला अक्ष मुख्य अक्ष होता है। वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाला अक्ष गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। होता है। ठीक। ये वाला अक्ष हो गया P से C की ओर।
चूंकि अक्ष की लंबाई बहुत बड़ी मानी जाती है, इसलिए उसको किसी नाम से क्या कहा जाए, कहां कहां से गुजरता है, किन किन बिंदुओं से, इसी से उसका परिचय होता है। अब अगला है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु फोकस बिंदु या फोसीवियस फोकस बिंदु, पॉइंट, फोकस पॉइंट। या फोकस ही लिख दो। अब इसकी परिभाषा तो प्रकाश किरणों के आधार पर दी जाती है, लेकिन यहां सहूलियत के लिए हम बता रहे हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। इसको यफ से लिखा जाता है यहां, यफ। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब इसको ध्यान से अगर चित्र में देखोगे, जैसे हमने बताया है, जैसे हमने लिखा है, करोगे तो सबको जान जाओगे। अब एक बात यहां यह है कि हम लोगों ने अवतल दर्पण में इसको दिखाया है, उत्तल दर्पण में भी ये सब होते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में देखो, ये उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, इसमें इधर पालिश है दबे हुए पृष्ठ की ओर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका ध्रुव निकालेंगे, तय करेंगे। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सी हो गया, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से अक्ष हो गया, यहां बीच में फोकस बिंदु हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, ये, और सब चीजें लगभग वही हैं, उसी तरीके से परिभाषा है। इतना है कि जो परिपाटी है, परिपाटी के अनुसार ये सब बिंदु और दूरियां अवतल दर्पण में बाईं तरफ होती हैं और उत्तल दर्पण में दाहिनी तरफ होती हैं। कहने का मतलब कि साइड बदल जाता है। जितना सब कुछ अवतल दर्पण में बाईं तरफ होगा, उतना सब कुछ उत्तल दर्पण में दाईं तरफ होगा। साइड बदल दो भाई। जैसे कह दिया जाए कि वक्रता केंद्र किधर है, तो अवतल दर्पण में बाईं तरफ है और उत्तल दर्पण में दाईं तरफ है। फोकस कहां है, उत्तल दर्पण में दाईं तरफ, अवतल दर्पण में बाईं तरफ। त्रिज्या किधर है, अवतल दर्पण में बाईं तरफ और उत्तल दर्पण में दाईं तरफ। इस तरीके से ये बिंदु है। अब इससे संबंधित जो मुख्य परिभाषाएं थी 5 हो गई हैं। अभिलंब है, दर्पण का द्वारक है, थोड़े बहुत हैं इस तरीके से। तो उनके बारे में क्या कहना है, उनके बारे में कोई खास बात नहीं है। ठीक, एक चीज ये मान लो, अभिलंब जब कहा जाएगा गोलीय दर्पण में, तो देखो गोलीय दर्पण ये वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका केंद्र देखो हई है, त्रिज्या हई है,
तो गोलीय दर्पण में जहां कहीं भी लंब खींचना हो वहां एक त्रिज्या खींच दो वक्रता केंद्र से परिधि तक, यहां से यहां तक एक त्रिज्या खींच दो। उस बिंदु पर वही त्रिज्या अभिलंब होती है। यहां अभिलंब सीधा नहीं रहेगा समतल दर्पण के तरीके से, यहां अभिलंब हर त्रिज्या अपनी अपनी जगह पर अभिलंब होती है। तो एक तरीके से जो मुख्य अक्ष गया है यह भी त्रिज्या के ऊपर से तो गया है, तो मुख्य अक्ष ध्रुव पर खुद भी अभिलंब है, मुख्य अक्ष ध्रुव पर खुद भी अभिलंब है। इस तरीके से इससे संबंधित परिभाषाएं हो गई।